नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ पर। कल के चैप्टर में हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उससे पहले वाले वीडियो में हमने तीनों प्रकार की नदियों के बारे में समझा। आंतरिक नदियां कौन सी होती है, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है, और फिर बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है। तो फिर कल की वीडियो में आंतरिक नदियां कंप्लीट हो गई अपनी। अब आज का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। इसमें जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक तो लूणी नदी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही, ये चार नदियां हैं जो कि अपना जल अरब सागर में ले जाती है। इसमें से यहां पर कच्छ की खाड़ी, यहां पर खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी में माही नदी और साबरमती नदी जल ले जाती है और ये माही। उसके बाद यहां पर पश्चिम बनास और लूणी नदी जल ले जाती है। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करते हैं लूणी नदी के बारे में विस्तार से। अब यही लूणी नदी आज के इस प्रारंभिक वीडियो का प्रारंभिक चरण होगा। तो देखते हैं लूणी नदी के बारे में, शुरू करते हैं। लूणी नदी, इसका उद्गम नागपहाड़, अजमेर, नागपहाड़ रिजर्व है, पुष्कर क्षेत्र में ही है। ये पुष्कर क्षेत्र में नागपहाड़, वहां से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में अब देखो यहां पर ध्यान दें आप, कहां पर है, कैसे है इसका प्रवाह क्षेत्र। यह है नागपहाड़, यहां से हुआ इसका उद्गम। इसके बाद में यह आगे की ओर जाती है, अजमेर से चली जाती है नागौर। नागौर से, ये ध्यान रखना, देखो एक एक जिला लिखा, अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर के बाद ये इधर पाली क्षेत्र आ जाता है। तो पाली, पाली से होते हुए फिर ये जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात से फिर ये कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ये है इसका बहाव क्षेत्र। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, और फिर विलीन कहां पर होती है, कच्छ की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी ये कहां पर, अरब सागर में। तो फाइनली इसका अंत कहां पर होता है, अरब सागर में। इसीलिए ये एक अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना आप, लूणी नदी और इसकी सभी सहायक नदियां सब अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अब बात करते हैं इसके उपनाम की, बहुत मोस्ट है, ध्यान से सुनना और समझना। सागरमती नदी, साकरी नदी। लूणी नदी को इसके उद्गम स्थान पर, यानी इस जगह पर, यहां पर इसे कहा जाता है सागरमती या साकरी। अगर क्वेश्चन आता है कि लूणी नदी को इसके उद्गम स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में यही सब दे दें, तो ध्यान रखना सागरमती या साकरी नदी कहते हैं। विशेष पॉइंट है। अब वैसे लूणी नदी नाम कब पड़ता है, कब तक रहता है, तो इसके बारे में देखो एक पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। यहां पर अजमेर में ही नागपहाड़ के थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहां पर एक स्थान है गोविंदगढ़, ध्यान से समझना आप। गोविंदगढ़ नामक स्थान है, पुष्कर में ही है, ज्यादा दूर तक नहीं है। जब नागपहाड़ पुष्कर क्षेत्र में इसका उद्गम होता है, उद्गम से कुछ दूर जाने पर गोविंदगढ़ नामक स्थान है, वहां पर एक वहां की स्थानीय नदी है, छोटी सी सरस्वती नदी। ये सरस्वती वो वाली सरस्वती नहीं है, वैदिक काल वाली। वैदिक काल वाली सरस्वती तो यहां पर थी, जो हमने घग्गर नदी पढ़ी थी तब समझा था। ये अलग है, छोटी सी स्थानीय नदी है, जिसका जिक्र ज्यादा नहीं मिलता है किताबों में वगैरह, स्थानीय नदी है वहां की। तो वो सरस्वती नदी भी इसमें मिलती है, वहां एक ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी नदी है। तो ये जब लूणी नदी में मिलती है, उसके बाद में इसका नाम सागरमती से चेंज हो जाता है। उससे पहले साकरी या सागरमती रहता है, ध्यान रखना। इससे पहले, गोविंदगढ़ से पहले इसका नाम सागरमती या साकरी रहता है। तो उद्गम स्थान पर ही सागरमती साकरी है। चलो फिर चलते हैं आगे। इसे लवणवती नदी भी कहते हैं, लवणवती नदी या आधी खारी आधी मीठी नदी। आधी मीठी आधी खारी, कोई भी आए, इधर ये आए ये आए, एक ही बात है। लेकिन क्यों कहते हैं, क्या है, ध्यान से सुनना, मोस्ट पॉइंट है।
तो इसमें ये बालोतरा ध्यान रखना, इस स्थान पर बाड़मेर का बालोतरा स्थान है, तो ये थोड़ा मोस्ट है इसमें। कैसे? 3 पॉइंट। पहली चीज कि बालोतरा से पहले इस नदी का जल क्या होता है? मीठा होता है। बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा से पहले तो इस नदी का, इन लूणी नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। इसीलिए इस नदी का नाम क्या है? आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लें आधी मीठी आधी खारी नदी, तो वो लूणी नदी है। अब बालोतरा शब्द आ गया तो इसके बारे में 3 पॉइंट मैं बता दूं। पहला पॉइंट तो समझ गए आप, आधी खारी आधी मीठी नदी। दूसरा पॉइंट, बालोतरा है वो लूणी नदी के पेटे से नीचे है। लूणी नदी के पेटे या तल से नीचे कौन सा स्थान है? बालोतरा। ध्यान रखना, यह बालोतरा स्थान लूणी नदी के पेटे से नीचे है। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इस क्षेत्र में, नागपहाड़ क्षेत्र में अगर तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी? और करेक्ट ऑप्शन बालोतरा था, क्योंकि यहां पर है लेकिन कम, लेकिन इस जगह पर ये तल से नीचे होने के कारण इसमें बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा रहता है इस जगह पर, तो बालोतरा। और घग्गर नदी में हमने समझा था कि हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के पेटे से तल से नीचे है, यह भी समझ लिया था। और इससे बालोतरा से पहले पानी मीठा, बाद में खारा हो जाता है, यह भी पॉइंट समझ लेना आप। चलो आगे शुरू करते हैं। इसे लूणी नदी को मरु आशा भी कहते हैं। मरु आशा यानी मरुस्थल की आशा, उम्मीद, तो मरु आशा। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मरु आशा ये है तो वन की आशा कौन सी है बताओ? मरु आशा यानी मरुस्थल की आशा हो गई लूणी नदी, तो वन यानी फॉरेस्ट, वन की आशा कौन सी नदी है? हम बाद में पढ़ेंगे इस नदी के बारे में भी, वो है अलग पॉइंट में बता दूं आपको, क्योंकि इसमें ये याद नहीं, बनास नदी। इधर करते हैं, बनास को क्या कहते हैं? वन की आशा। वन की आशा मतलब वर्णासा नदी। पूछ ले वर्णासा नदी किसे कहते हैं, यानी वन की आशा, तो बनास, इसीलिए बनास, वन आस, ये नाम इसीलिए पड़ा था। और मरु आशा, वर्णासा तो बनास नदी और मरु आशा लूणी नदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया मरु आशा। मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा लूणी नदी और मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसे कहते हैं मरुस्थल की जीवन रेखा, और लूणी नदी मरुस्थल की गंगा। दोनों पॉइंट विशेष ध्यान रख लें आप आराम से। ये भी इधर, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो क्या है? मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा। एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो साइड में नोट कर लेना कहीं पर, क्योंकि ये बाद में वैसे पढ़ेंगे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम विस्तार से। चलो, रेल या नेड़ा। अब रेल या नेड़ा क्या है वो देखो, इसे जालोर क्षेत्र में रेल या नेड़ा कहते हैं, इसे जालोर क्षेत्र में। लूणी नदी का बहाव जब यहां पर इस जगह पर जालोर में होता है, तो इसी क्षेत्र के आसपास इस नदी को रेल या नेड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना पॉइंट विशेष। उसके बाद में बात करते हैं अंतरसलीला। तो कालिदास ने, सुना होगा प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, तो कालिदास ने भी इस नदी का जिक्र किया, लूणी नदी का, और कालिदास ने इस नदी को क्या कहा? अंतरसलीला। तो उपनाम, और उपनाम किससे संबंधित है ये भी बहुत विशेष है, कई बार घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सागरमती या साकरी नदी ये कहते हैं उद्गम स्थान पर। लवणवती नदी लूणी को ही कहा जाता है उपनाम में। आधी मीठी आधी खारी नदी क्यों कहते हैं, कारण बता दिया मैंने अभी। उसके बाद में मरु आशा यानी मरुस्थल की आशा भी कहते हैं। वन आशा अगर आ जाए तो बनास नदी है। और मरुस्थल की गंगा लूणी नदी को कहते हैं। मरुस्थल की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। रेल या नेड़ा जालोर में कहा जाता है लूणी नदी को ही। और अंतरसलीला कहा है कालिदास ने
लूणी नदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है ये अंतःसलिला। तो बहुत मस्त है। चलो अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, लंबाई। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर। और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। ध्यान रखना, यहां से लगाकर, जहां से ये उद्गम होता है वहां से लगाकर ये जालोर का जब अंतिम ये सिरा है यहां तक इसकी कितनी है लंबाई? 330 किलोमीटर। और फिर इससे आगे गुजरात में बहते हुए जब कच्छ की खाड़ी तक जाती है तब तक टोटल हो जाती है 330 मिलाकर टोटल हो जाती है 495 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब राजस्थान के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र का 10.40% यही लूणी नदी है। ध्यान रखना, 10.40% लूणी नदी होगी। संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र का, राजस्थान का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका 10.40% लूणी नदी होगी। और लिखा हुआ है कि चंबल के बाद राज्य में दूसरा स्थान है इसी लूणी का। तो चंबल है सबसे पहले पर, तो चंबल का कितना है? तो ध्यान रखना जो पहले नंबर पर है। और यह भी विशेष ध्यान रखना कि मैं बात कर रहा हूं प्रवाह क्षेत्र की, संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र की। तो चंबल का है आपके 20.90%, यानी इसका लगभग डबल 20.90% है, वो है चंबल का संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र। बहुत ही मस्त है। सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र चंबल का है, उसके बाद में है लूणी नदी का दूसरे नंबर पर। अब एक पॉइंट आता है जल ग्रहण क्षमता। जल ग्रहण क्षमता वाली नदियां, प्रमुख जो राजस्थान की टॉप 3 नदियां हैं उनके बारे में देखो। जल ग्रहण की बात आए तो वहां पर सबसे पहला नंबर बनास का आता है। जल ग्रहण सर्वाधिक बनास। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये प्रवाह क्षेत्र, जल ग्रहण वगैरह ये क्या है, तो उसके बारे में एक समझ लो आप कि जल ग्रहण और प्रवाह में क्या फर्क है। नदी जैसे ये बह रही है, कोई भी, जैसे कि लूणी नदी की बात करें, ये लूणी नदी इधर से आई तो ये नदी यहां पर बह रही है, तो ये है प्रवाह क्षेत्र। बस ये जो क्षेत्र है वो प्रवाह क्षेत्र है। अब जल ग्रहण मतलब जैसे इस लूणी नदी का पानी यहां से आता है, इधर से आसपास के क्षेत्रों से ये पानी नदी नालों में से होते हुए ये पानी इसमें आता है, तो ये होता है जल ग्रहण क्षेत्र। कहां कहां से वो जल ग्रहण करता है? ये कैचमेंट एरिया जिसे कहते हैं, कैचमेंट एरिया है, ये पूरा है। प्रवाह क्षेत्र तो बस इतना सा है जहां तक ये नदी बह रही है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र ये पूरा। तो दोनों में अलग अलग पॉइंट है, ध्यान रखना आप। तो इस क्षेत्र के हिसाब से, यानी प्रवाह क्षेत्र, इस हिसाब से तो लूणी का दूसरा स्थान 10.40% है संपूर्ण राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र का। और जल ग्रहण क्षमता यानी चारों ओर से जब पानी आता है तो उस जल ग्रहण क्षमता वाली नदियां प्रमुख है। बनास 27.48% है, जल ग्रहण सर्वाधिक है बनास में, ध्यान रखना आ जाए तो। और दूसरे नंबर पर लूणी 20.21% जल ग्रहण क्षेत्र। और तीसरे नंबर पर है चंबल 17.18% जल ग्रहण क्षेत्र है चंबल का। तो ये 3 नदियां हो गई प्रमुख जल ग्रहण। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जसवंत सागर बांध। सुना होगा आपने, पिचियाक में प्रसिद्ध बांध है जसवंत सागर बांध। उस बांध में लूणी नदी से ही पानी आता है, जो प्रमुख बांध। और उनको कौन सी नदी पानी सप्लाई करती है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, इसलिए ये पॉइंट शामिल किया है आपके इसमें। तो लूणी नदी से ही पानी जाता है जसवंत सागर बांध पिचियाक में। अब आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो देखें इधर सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखें। इसकी सबसे एक प्रमुख नदी में से भी है, जो कि नाम मात्र की है, वैसे तो सूखी है लेकिन फिर भी प्रमुख मानी जाती है। और प्रमुख इसलिए क्योंकि एकमात्र है जो दाएं ओर से मिलती है। ध्यान रखना, ये नदी दाएं ओर से मिलती है, दाएं ओर से, मतलब ये नागौर से इसका उद्गम होता है। और फिर ये आगे यहां पर आकर जोधपुर से आगे आकर ये किसमें, लूणी में मिल जाती है। तो मतलब एकमात्र दाएं ओर से मिलने वाली नदी, अगर क्वेश्चन आता है लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं ओर से मिलती है तो वो जोजरी नदी। बाकी सब की सब ये बाएं ओर से मिलती है, सब इधर से आती है। ये जितनी भी है वो इस साइड से मिलेगी, ये एकमात्र इधर से मिलती है।
और एक इसमें एकमात्र अरावली की श्रृंखलाओं से जल लाती है। जोजिक नदी अरावली पर्वतमाला से ये जल लेकर आती है यहां से। बाकी सभी स्थानीय पहाड़ियां ही है, ज्यादा कोई अरावली से उद्गम नहीं होता इनका। जोजिक नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला जो मध्य में है, यहाँ पर नागौर साइड में, नागौर अजमेर के मध्य, तो वहां से ये जल लेकर आती है। मैं इसके बारे में जोजरी पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। बाएं ओर से सूकड़ी नदी, मीटड़ी नदी, जवाई नदी, लीलड़ी नदी, गुहिया नदी, सागी नदी, बांडी नदी, बांडी हिमावास कहते हैं जिसको, ये नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां। एक खारी नदी के बारे में मैंने बताया था आपको कि खारी नदी जो हमने पढ़ा था, आंतरिक नदियों में भी पढ़ा था, जिसमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेला 4 नदियों के बारे में पढ़ा था जो सांबर झील में गिरती है। इसमें भी है, मैंने बताया था कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में भी खारी है, तो वो जवाई की सहायक है। जो जवाई नदी में मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो जवाई की सहायक नदी है एक खारी नदी, जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, और फिर वहां पर डिटेल करेंगे तब करेंगे ही। तो ये हो गया आपके लूणी नदी के बारे में और लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में। अब इन सहायक नदियों की डिटेल करेंगे हम पूरी। तो पहले आप आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एक एक पॉइंट लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप, एक एक पॉइंट शामिल किया गया है। तो अब आगे लूणी नदी की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं विस्तार से। तो देखें, जोजरी नदी सबसे पहले एकमात्र दाएं ओर से मिलने वाली नदी है, और अभी जो पहले हमने पढ़ा है उसके बारे में एक थोड़ा सा सुधार करूंगा यहाँ पर एक पॉइंट। तो पहले देखें अभी इधर, क्योंकि जोजरी नदी के बारे में मैंने बताया था एकमात्र दाएं ओर से मिलने वाली नदी, बिल्कुल सटीक है, लेकिन एक अरावली श्रृंखला के बारे में जो पॉइंट बताया था उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना आप। जोजरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है। ये शब्द थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सुधार कर लेना। अरावली की पहाड़ियां नहीं है मतलब ये पोंडलू गांव की पहाड़ियां हैं नागौर में, जो अरावली का हिस्सा नहीं है। ये पोंडलू गांव की पहाड़ियां हैं, वो अरावली का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। और बाकी सभी सहायक नदियों का उद्गम है वो अरावली से होता है, बाकी सभी का इसका नहीं होता है। इसमें ये मैंने नई शब्द नहीं बताया था, तो थोड़ा देख लेना। तो जोजरी नदी, इसका उद्गम पोंडलू गांव की पहाड़ियां। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पोंडलू गांव की पहाड़ियां कहां पर है, नागौर, तो ध्यान रखना आप। और ये जोधपुर में आकर मेलवा गांव, जोधपुर में मेलवा गांव है, वहां पर लूणी में मिल जाती है। और लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं ओर से यानी राइट साइड से मिलती है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं अभी इसी वीडियो में। और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है, एकमात्र नदी। नेक्स्ट है जवाई नदी। जवाई नदी के बारे में देखें, उद्गम होता है गोरिया गांव की पहाड़ियां। गोरिया गांव की पहाड़ियां कहां पर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं पाली में। और पाली में कहां, बाली है, पाली में एग्जैक्ट स्थान है बाली। और उसमें भी पाली और उदयपुर के सीमा पर स्थित है ये बाली गांव, ध्यान रखना। तो गोरे गांव की पहाड़ियां पाली में, तो पाली से उद्गम होते हुए पाली में बहती है, पूरे पाली में बहते हुए फिर आती है जालोर, और फिर आती है बाड़मेर, और बाड़मेर में फिर मिल जाती है ये लूणी में, ध्यान रखें आप, लूणी में मिल जाती है। अब देखो उसके बाद में लूणी की प्रमुख सहायक नदी जवाई भी है। तो इसके बाद में बात करते हैं, सुमेरपुर गांव है, सुमेरपुर पाली में सुना होगा आप सबने। इसी नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। इस स्थान पर स्थान पूछे हैं कि जवाई बांध कहां पर है, सुमेरपुर में, किस नदी पर, जवाई नदी पर। और खारी नदी, जिसके बारे में अभी अभी मैंने चर्चा की, तो खारी नदी है जिसका उद्गम शेरगांव की पहाड़ियां हैं। शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही में है, और इन पहाड़ियों से उद्गम होते हुए साइला गांव है जालोर में, उसमें ये जवाई में मिल जाती है। खारी नदी एक जवाई की सहायक नदी है, ध्यान रखना पॉइंट। एक खारी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है, रूपनगढ़ की सहायक नदी। मैंने तो रूपनगढ़ खारी खंडेला बताया था, तो रूपनगढ़ की सहायक नदी खारी जो कि आंतरिक नदी, और जवाई की सहायक नदी जो कि लूणी की सहायक नदी जवाई, और जवाई की सहायक खारी। और ये अरब सागर की ओर चल जाने वाली नदियां हैं। इसमें एक पॉइंट और देखना जवाई नदी के बारे में विशेष, कि एक इसमें सही बांध
सेई नदी, इसके बारे में सुना होगा आपने, राजस्थान की पहली एक जल सुरंग के बारे में। सेई नदी के बारे में हम चर्चा और करेंगे वैसे आगे, जब हम साबरमती नदी पढ़ेंगे। इसके बाद हम साबरमती नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साबरमती की सहायक नदियों में से एक सेई भी, सेई, हथमती वगैरह वत्रक आदि नदियां हैं, जिसमें से सेई अब ये उदयपुर में है। ये यहाँ पर क्यों बताई जा रही है तो उसके बारे में सुने आप। सेई नदी जो कि उदयपुर में है, जल सुरंग द्वारा इसका पानी जवाई नदी में लाया जाता है। जल सुरंग, ध्यान रखें, सेई नदी जो कि उदयपुर में है, उससे जल सुरंग द्वारा पानी कहां पर ले जाया जाता है? जवाई नदी में, यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना जल सुरंग के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। अब सूखड़ी, सूखड़ी नदी जिसका उद्गम पाली में होता है, पाली के बाद में, पाली में अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से फिर जालोर, जालोर से बाड़मेर, बाड़मेर में समदड़ी गांव है, समदड़ी गांव बाड़मेर, वहां पर ये लूणी में मिल जाती है। तो लूणी की सहायक नदी सूखड़ी। और इसमें एक विशेष पॉइंट ध्यान रखना आप कि इसी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। जालोर, जालोर में एक गांव है, गांव का नाम भी बांकली है। जालोर में बांकली गांव और वहीं पर बना हुआ है बांकली बांध, इसी सूखड़ी नदी पर बना हुआ है। फिर बात करते हैं सागी नदी की। तो सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर से इसका उद्गम होता है, ये इसका उद्गम स्थल। उसके बाद जालोर में बहते हुए बाड़मेर के गांधव, गांधव गांव में लूणी में मिल जाती है। बांडी जो कि पाली, पाली क्षेत्र में इसका उद्गम होता है, फिर जोधपुर सीमा तक आती है। ये पाली गांव में उद्गम, पाली जिले में, और फिर जोधपुर तक आती है और जोधपुर में प्रवेश नहीं करती, उससे पहले ही पाली में ही ये लूणी में मिल जाती है। लूणी की सहायक है तो लूणी में मिल जाती है, यानी पाली में ही उद्गम और पाली में ही ये लूणी में मिल जाती है। तो एकमात्र जिला पाली में ही भाव क्षेत्र इसका। और गुहिया नामक एक नदी, स्थानीय नदी, वहां पाली में ही है, ये भी जो बांडी की सहायक नदी है। मीठड़ी नदी पाली में उद्गम, फिर जालोर में जाकर लूणी में मिल जाती है। और लीलड़ी नदी अजमेर में इसका उद्गम होता है, फिर पाली में बहते हुए लूणी में मिल जाती है। तो ये लूणी की प्रमुख सहायक नदियां। अब देखो आप, सुने ध्यान से, ये हो गया। पहले तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद में देखें आप, हम लूणी नदी के बारे में कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद में जो नदियां दूसरी है, ध्यान से सुनना आप, अन्य नदियों के बारे में जैसा मैंने मैप पर, राजस्थान के मैप पर इधर बताया था, जैसे लूणी है, उसके बाद पश्चिम बनास है, साबरमती है और माही है, ये सब है वो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं। तो लूणी नदी के बारे में हमने समझ लिया। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि क्या है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो शॉर्ट में इसमें लूणी नदी के बारे में कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम अन्य इन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आराम से ये पढ़ते रहिए। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।